नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए योगासन सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम मनोहर ने हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला और जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ज्यादा तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए सही फैसले लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेक बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही निर्णय लेना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव लिए बिना प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सरकार लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर द्वारा बताई गई बातों को अमल कर आगे बढ़ने की बात भी कही। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, विधायक सुभाष सूदा सहित अन्य कई विधायक मौजूद रहे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा सदस्यों से रूबरू हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी कि उनके सरकार कुशल नेतृत्व के साथ साथ सामाजिक सरोकार पर विशेष जोर दे रही है। इसके साथ ही किसानों की भलाई के लिए फसल विविधीकरण को बड़े स्तर पर लागू किया गया है, जिससे किसान खुशहाल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच के लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं और समाज की हानि का प्रयास करते हैं। सकारात्मक सोच के लोगों को ज्यादा सक्रिय होकर उनकी सक्रियता को कम करना होगा ताकि समाज की भलाई हो सके। उन्होंने योगासन के लाभ बताए और तनाव से मुक्त रहने के टिप्स दिए। व्यक्ति को प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान योग करना चाहिए। इससे उनके विचार सकारात्मक होंगे और नींद भी गहरी आएगी, शरीर में ताजगी बनी रहेगी। श्री रविशंकर ने सभी सदस्यों का आह्वान किया कि वे प्रतिदिन गीता का जरूर अध्ययन करें। इससे उनके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में उत्तरोत्तर विकास होगा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक ऐसे अवसर को इस कार्यक्रम के लिए चुना है कि जब हमारी विधानसभा का सत्र चालू है। और वैसे तो हम सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते से समाज में लगातार घूमते हैं, लेकिन लगातार घूमने में अपनी बात कहने का एक अवसर होता है। हम अपनी बात कहते हैं, लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, हम चले आते हैं। लेकिन ये विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे। और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। और जहाँ तक तनाव मुक्त रहने की बात है, आपने जैसा सिखाया है, जैसा बताया है कि इसमें अपने लक्ष्य को अगर हम समाज केंद्रित रखेंगे और थोड़ा समाज के प्रति जो एक संवेदना मन में ये रहेगी तो निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं हो, फिर तनाव आने की यानी संभावना कम रहती है। गीता में जो लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक की एक पंक्ति यानी आधा ही श्लोक है, अगर इसको भी जीवन में धार करके आगे हम चलते रहें कि हमें फल की चिंता किए बिना ही अपना कर्म करते रहना है, तो कर्म करते रहेंगे। गलती होगी, कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा, लेकिन लक्ष्य अच्छा है तो मन का तनाव थोड़ा हम हल्का कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की जो साधना और बाकी सारी बातें आपने बताई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में घूमते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव काफ़ी आता है। आप जैसों का मार्गदर्शन मिलना बहुत हमको आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जो आप जैसा बताएंगे उन पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत समय आज दिया तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
टैक्स सुधारों में असाधारण प्रयास करने के लिए हरियाणा अव्वल आया है। इसके लिए हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सत्र के अंतिम दिन सदन को जानकारी दी कि हरियाणा प्रदेश 34,186 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य करने के लिए हरियाणा को गत दिनों नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2023 में 21% वृद्धि के साथ 23,841 करोड़ रुपए रहा। दो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक जानकारी तो है कि taxindiaonline.com टॉयल जिसका नाम है, इस द्वारा हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधारवादी राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं सभी सदन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपए हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपए आया है, जो 21% की वृद्धि है। और इसी के साथ दूसरी जानकारी है कि जो जीएसटी कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति 34,186 रुपए ये प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन होता है। हमारे से ऊपर 3 छोटे राज्य हैं, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और गोवा, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी अलग होती है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग को है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर 18 करने के विषय पर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग को है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब दोबारा परिसीमन आयोग बनेगा, उस समय हरियाणा विधानसभा, इसके सदस्यों और राज्य सरकार की राय ली जाएगी। उस समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार करने के लिए सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी परिसीमन आयोग में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या 90 से बढ़ाकर 112 होने का अनुमान है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 22 होगी। हालांकि अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग का ही होगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज सत्रह नहीं बनी है, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। कि जब भी दोबारा से ये डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उस समय सबसे पूछा जाएगा, हाउस की भी राय उसमें जाएगी, सरकार की भी राय जाएगी, निर्णय अंतोगतवा वहां वो करेंगे। और अगर जैसे आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान आप अनुसूचित जाति का कराएंगे कि अगर आप 112 में से 18 मांग रहे हैं, तो 112 में से 18 नहीं, 20% के हिसाब से 22 बनती है। इसलिए आप 18 कह रहे हैं, ये भी नुकसान कराएंगे। मेरा तो कहना है कि जो उस समय निर्णय होगा वो सबकी सहमति से होगा। हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन के दौरान सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के लेफ्टिनेंट अक्षत के निधन पर शोक जताया। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के भतीजे देवेंद्र ढांडा के आकस्मिक निधन पर भी शोक जताकर दिवंगत परिवारों के सदस्यों को सांत्वना दी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की ओर से विधायक वरुण चौधरी ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन के सदस्यों ने खड़े होकर मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। ये सदन राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेंद्र ढांडा के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। दूसरा प्रस्ताव, ये सदन लेफ्टिनेंट अक्षत जिला हिसार के 16 दिसंबर 2023 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक प्रस्ताव पढ़े हैं। पूरा सदन दोनों परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य और आदरणीय डिप्टी सीएम जी ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। हरियाणा के प्रारंभिक खेल कबड्डी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वर्ल्ड कबड्डी नामक संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने हिप्सा अध्यक्ष के साथ नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से औपचारिक भेंट कर हरियाणा को कबड्डी, विशेषकर महिला कबड्डी को बढ़ावा देने में लीड करने का आग्रह किया है। हरियाणा को कबड्डी खेल का जनक माना जाता है और इस प्रदेश को भारत की खेल राजधानी कहा जाता है। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार पहले से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने हरियाणा के पारंपरिक खेल कबड्डी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास की प्रशंसा की। सीएम ने कहा कि हरियाणा में बचपन से ही गांव-गांव में कबड्डी और कुश्ती खेले जाते हैं। उन्होंने हिप्सा और वर्ल्ड कबड्डी के प्रतिनिधियों से कहा कि आप कबड्डी का देश विदेश में प्रसार करें और इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग देने को तैयार है। सीएम मनोहर लाल ने अपने खेल के प्रति भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि कबड्डी उनका भी पसंदीदा खेल रहा है और जब भी कहीं भी राहगिरी का कार्यक्रम होता है तो उसमें कभी कभी कबड्डी खेल में वे हिस्सा लेकर दूसरों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका संगठन विश्व के 50 से अधिक देशों में सक्रियता से काम कर रहा है। हिप्सा के साथ मिलकर इस संगठन का लक्ष्य विश्व स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना है और इस खेल को ओलंपिक में शामिल करवाना है। उन्होंने बताया कि अभी तक कबड्डी एशियाई खेलों में भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विश्व स्तर के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करते हुए एक दूसरे के देशों में खेले जा रहे खेल को समझने का मौका देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने पर भी विचार किया गया है। भारतीय खिलाड़ी, विशेषकर महिलाएं, विश्व के दूसरे देशों में जाकर वहां की कबड्डी के खेलने के तौर तरीके जान सकेंगे और इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनकी संस्था चाहती है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, वैसे ही 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा इस मुहिम से जुड़ेगा तो कबड्डी को जल्द ही लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।